गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज आपका सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर हुआ है। मैं उसके लिए कुछ ऑनेस्ट रिव्यू आपके लिए पेपर का लेकर आया हूँ, जिसमें मैं पेपर के सभी एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा मैंने टाइम लिया जिससे मैं सारी चीज़ें आपको बेहतर बता पाऊँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पेपर का रिव्यू। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पता है ट्रू फॉल्स का आता है। तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन एकदम नॉर्मलाइज लेवल का था। अगर आपने पास पेपर सॉल्व किए होंगे, आरटीपी एमटीपी करी होगी, बुक रीडिंग करी होगी, तो ये आप ट्रू फॉल्स आराम से क्रैक कर लिए होंगे। इसके बाद बात करते हैं सर फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट की, जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन प्रिंसिपल। ये भी आपके चैप्टर नंबर 1 के डायरेक्ट बुक का ही क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। पर जनरली बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, तो आपने जो भी बेसिकली जो भी आपने लिखने की कोशिश करी होगी, तो वहां पे आपको आईसीआई मार्क्स देगा। फिर बात करते हैं सर फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट की, जो मैं कहूंगा बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। परचेज बुक यहाँ पे बनानी थी। अगर आपने क्लास 11th की सब्सिडरी बुक्स भी अगर पढ़ रखी थी, सीए फाउंडेशन नहीं भी पढ़ी होगी, तो भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इन शॉर्ट फर्स्ट क्वेश्चन अदर देन बी पार्ट, जो जनरली बच्चा नहीं पढ़ता है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन स्कोरिंग यहाँ पे था। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इस बार आईसीआई क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर खेल गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट डेप्रीसिएशन का आया जरूर है, बट इसमें डेप्रीसिएशन का जो मेथड पूछा गया है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, वो थोड़ा अनयूजुअल है। आईसीआई जनरली ये वाला मेथड नहीं पूछता है, बट पूछा है, जिसका नाम है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसी के साथ साथ और क्या अनयूजुअल चीज है, तो इसी के अंदर ही हमारे लाइफ को भी रीअसेस कर दिया गया है। तो एक पार्ट इन्होंने और यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर सेकंड थिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे आपको 3 अकाउंट बनाने हैं: मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल। मतलब जो भी था आईसीआई के पास भैया सारा पूछ लिया गया है। और वो भी कितने साल के अकाउंट बनाने हैं भैया? 2 साल के। तो ये क्वेश्चन पहले तो ट्रिकी है, साथ ही साथ लेंदी भी बहुत है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। ऑलरेडी 3 अकाउंट प्लस वर्किंग नोट, फिर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ठीक है, फिर साथ में रीअसेसमेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी और साथ में ट्रिकी था, तो इसको हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, अब ये मैं नहीं कहूंगा कि ये इजी है या हार्ड है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर बच्चे ने जीएसटी वाली एंट्रीज, जीएसटी का कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को जर्नल एंट्री का आता है, तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन आसान हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इतना बहुत ज्यादा हार्ड जीएसटी वाले कोई पॉइंट्स यहाँ पे ज्यादा आए नहीं थे। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर साथ में अगर अपन बात करें, तो इसके अंदर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आया। मतलब जहां पे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना था, इन्होंने नहीं रिकॉर्ड करा है, वहां पे आपसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करवा रहा है। और जहां पे इन्होंने गलती करी है, वहां पे आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री करवा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट पॉइंट में जर्नल एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सेकंड पॉइंट में भी जर्नल एंट्री पास करनी है। थर्ड पॉइंट में भी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। इसमें तो आपको देखोगे तो यहाँ पे तो जीएसटी का भी पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 7th पॉइंट और 8th पॉइंट, यहाँ पे जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। देन 9th और 10th पॉइंट में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। तो सर अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन था उन बच्चों के लिए जिनको जीएसटी वाली जर्नल एंट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस वो करके गए थे। पर कई बच्चों ने मेरे हिसाब से आप लोगों में ये क्वेश्चन छोड़ा होगा, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड देख के या जीएसटी देख के। बट ये वैसे क्वेश्चन अच्छा था, करा जा सकता था, बट फर्स्ट पार्ट लेंदी था। बात करते हैं सर अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए पार्ट की। अब थर्ड के ए पार्ट में बच्चों आपसे यहाँ पे ट्रेडिंग पेंटल बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली है, और ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन था। सिंगल एंट्री अपने आप में आपको पता है बहुत लेंदी होता है, तो ये भी लेंदी था। क्वेश्चन का लेवल मैं कहूंगा एवरेज था, बहुत ज्यादा आसान नहीं था तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। पर इसके अंदर आपको बहुत सारे वर्किंग नोट बनाने पड़े होंगे, तो ये एवरेज प्लस लेंदी क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं फॉल करूंगा। 12 नंबर के लिए काफी टाइम इसमें आपका चला गया होगा, पर था ये अपनी किताब का ही था, ये अपनी बुक लेवल का ही। आप अगर इसको बनाते तो आप इसको काफी हद तक बना पाते, और क्या पता शायद आपने पूरा मैच भी इसको कर दिया होगा। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी पार्ट की, जहां पे क्वेश्चन आया तो पार्टनरशिप चैप्टर का ही था, बट पार्टनरशिप चैप्टर में यहां पे गुडविल के एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्रीज आपको पूछी गई थी, समय समय पे, अलग अलग डेट्स पे। पहले कोई पार्टनर आ रहा था, फिर कोई और पार्टनर आ रहा था, फिर नया पार्टनर आ रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर वापस से एक पार्टनर गया और एक पार्टनर नया आया। तो टाइम टाइम पे गुडविल आपको यहाँ पे दी हुई है, और गुडविल की गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाली यहाँ पे एंट्री आपसे पूछी है। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा समवॉट डिफरेंट था, या आपने ऐसा पहले कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा
आईसीए के मटेरियल्स में या पास्ट पेपर्स में डिफरेंट क्वेश्चन था, बट अगर आप इसको ठंडे दिमाग से करते, ठीक है, और अगर अभी ट्राई करना चाहते हो तो आप आराम से इसको ट्राई करके इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मैं कहूंगा अभी ट्राई मत करना। ठंडे दिमाग से अगर क्वेश्चन को करा जाता तो आप इसका आंसर निकाल लेते। तो समवॉट डिफरेंट, ट्रिकी, बट इसके अंदर वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको टाइम टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, नया रेशियो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंट्रीज आपको अलग अलग पास करने के लिए। तो दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, ट्रिकी एज वेल एज लेंदी। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में आपसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पे एडमिशन आ गया है। अब मैंने कई सारे यूट्यूब पे रिव्यूज देखे थे, टीचर्स को कहते हुए सुना था कि यार इस बार ना डिसोल्यूशन का या रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन आएगा, जो मुझे भी समहाउ लग रहा था कि यार हाँ, लास्ट टाइम एडमिशन का क्वेश्चन आ गया है तो इस बार रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन आना चाहिए था, बट इस बार भी इन्होंने एडमिशन दे दिया है। अगेन मैं कहूंगा ये एवरेज इजियर साइड पे क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन ये देखे देखे हुए क्वेश्चन में से आया था। इसमें बस एक पार्ट था, हिडन गुडविल अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, बाकी सारे पॉइंट्स वही सेम थे, ठीक है। और इसमें आईसीए ने एक ट्रिक जरूर यहाँ पे यूज करी है। किसी बच्चे ने अगर क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ा होगा तो वो उसको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 8 में तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि बुक वैल्यू चेंज यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी की नहीं करना चाहते, इसका मतलब मेमोरेंडम रिवोल्यूशन आपको यहाँ पे बनाना था। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, हिडन गुडविल और बेसिक सा एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। तो मेरे हिसाब से ये एवरेज इजियर साइड पे क्वेश्चन था, बट ऑब्वियसली बात है लेंदी होता ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन, वो भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट यहाँ पे बनानी थी। इसके बाद बात करें तो सर इसके बी पार्ट में इन्होंने एनएफपीओ का क्वेश्चन पूछ लिया, जो अपने आप में लेंदी क्वेश्चन है, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है, नई बैलेंस शीट बनानी है, और कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखा जाए तो 8 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं कहूंगा लेंदी ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हिसाब से लेंदियर साइड पे था, जिसमें पार्टनरशिप का भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था और एनएफयू का भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था। बट क्वेश्चन नंबर 4 कंपैरेटिवली इजियर साइड पे था, आपके पढ़े हुए पॉइंट्स थे, आता हुआ चीजें थी, तो बच्चों ने ये मेरे हिसाब से अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था। अब बात करते हैं जो मुझे सबसे शानदार लगा इस पेपर के अंदर, भाई सबसे शानदार, 5th का ए पार्ट, जिसमें आपको 5 मार्क्स में बीआरएस का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला है। बट देखना आईसीए ने क्या दिमाग लगा के यहां पे खेला है आपके साथ में। आईसीए बोल रही है बीआरएस बनाओ आफ्टर अमेंडिंग द कैश बुक ऑन दैट डेट। कैश बुक को अमेंड करके बीआरएस बनाना है, मतलब आपको बोल रहा है ये एडजस्टेड कैश बुक के साथ में बीआरएस वाला क्वेश्चन है। पर कमाल की बात देखो दोस्तों, आपको यहां इस क्वेश्चन में कैश बुक का पुराना बैलेंस विद बिफोर अमेंडमेंट बैलेंस दिया हुआ ही नहीं है। आपको यहां पे पासबुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक का बैलेंस दिया ही नहीं है, और बोल रहा है अमेंडेड कैश बुक बनाओ, एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और फिर बीआरएस बनाओ। तो भाई तुम एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे कैसे? तो पहले तो आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना पड़ेगा बिफोर अमेंडमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट, उसके बाद एडजस्टेड कैश बुक बना के एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्रिपेयर बीआरएस। तो सोचो भाई 5 नंबर के लिए कितना काम करवा दिया इसने। तो दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी लेंदी क्वेश्चन, और वेरी मतलब इसमें बहुत ज्यादा वर्किंग नोट आपको बनाने पड़े होंगे, और शायद कई बच्चों ने तो ये पॉइंट क्रैक भी नहीं किया होगा, और जिन्होंने क्रैक किया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो सर अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो कई बच्चों ने सर हो सकता है कि बीआरएस वाले पॉइंट को पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, जैसे मेरे स्टूडेंट ने कहा सर मैं तो पढ़ा ये पॉइंट और कंफ्यूज हो गया, तो मैंने तो उसका बी पार्ट कर लिया, यानी कि सेकंड पार्ट बीओयू वाला कर लिया, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान था। 11th लेवल का क्वेश्चन था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान था, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं 5th के बी पार्ट की, तो जहां पे सबसे आसान क्वेश्चन और मेरे हिसाब से पूरी पेपर का सबसे ज्यादा आपका फेमिलियर क्वेश्चन आपको दिखा होगा ये, जहां पे फाइनल अकाउंट्स में से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको इस 5th के बी पार्ट में बोला गया था, जो 5 मार्क्स के लिए मैं तो बोलूंगा एक लॉलीपॉप आईसीए ने आपको यहाँ पे दी थी। आईसीएआई का इलस्ट्रेशन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। अब बात करते हैं सर अपन लोग, जैसा कि सबको उम्मीद थी कि प्रेफरेंस शेयर का इस बार क्वेश्चन आएगा, और आईसीए ने 10 नंबर में प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन दे दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट जरूर आईसीए ने अलग किया है, इसको टेबुलर फॉर्मेट में ना देते हुए पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया है। बट अगर इसको आप आराम से, अगर आपने इसको सॉल्व किया होगा और आपको प्रेफरेंस शेयर्स आते होंगे,
तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, या कह सकते हूँ एवरेज क्वेश्चन था, और इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये दिस वाज़ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ही पूरा स्कोरिंग था। अगर आप बीआरएस में नहीं उलझे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 वाज़ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। फिर बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की। अगेन मैं कहूँगा आईसीआई हमेशा यही करता है, इश्यू ऑफ शेयर का एक नॉर्मल रेगुलेशन क्वेश्चन देता है, जिसमें वही प्रोराटा, फोरफीचर, री इशू के पॉइंट्स देता है। तो वैसा सा यहाँ पे क्वेश्चन था, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट, देन फोरफीचर, देन री इशू। तो अगर आपने 12th क्लास की भी अगर आपको इश्यू ऑफ शेयर आते होंगे, अगर आपने अपने माइंड को कूल रखा होगा, ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपने पूरा बना लिया होगा। तो 15 नंबर यहाँ पे आईसीआई ने आपको गिफ्ट ही किए हैं, मैं ऐसा कहना यहाँ पे चाहता हूँ। फिर बात करते हैं सर 6th के बी पार्ट की। अगेन मैं कहूँगा ये क्वेश्चन एक एवरेज क्वेश्चन था, इसको मैं ईजी इसलिए नहीं कह रहा, वैसे तो मेरा मन कर रहा है ईजी कहने का, क्योंकि ये आईसीआई की स्टडी मैट में इलस्ट्रेशन नंबर 7 या 8 आई गेस क्वेश्चन नंबर था, ठीक है, जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ था। बट मैं इसको क्यों यहाँ पे एवरेज कहूँगा, ठीक है, और ट्रिकी भी कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर रखा था। इसका बेसिक सा ट्रीटमेंट होगा, जो जब मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट एक नया था, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो इतना क्वेश्चन, इतने तक का पार्ट आपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल में देख रखा होगा। तो एवरेज कहूँगा, आईसीआई क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें पॉइंट नया भी था। अब सर क्या फीडबैक है मेरा इस पेपर को लेके, मैं आपको ये फीडबैक बताता हूँ। मेरा फीडबैक है कि ये पेपर नो डाउट लेंदी तो था, दिस वॉज लेंदी पेपर एज कंपेयर टू मे 2025 कहूँ तो ये लेंदीएस्ट भी था, और उसके कंपेरेटिव में थोड़ा सा हार्ड भी था, ट्रिकी भी था, ठीक है। अब सर अगर मैं इजी, एवरेज और हार्ड लेवल पे जाऊं, तो मैं कहूँगा नॉट टू हार्ड बट नॉट टू एवरेज, मतलब एवरेज और हार्ड के बीच का एक यहाँ पे लेवल मैं बना सकता हूँ। तो एवरेज से हार्ड के बीच में ये पेपर था, और अगर एवरेज से हार्ड के बीच में पेपर था और लेंदी था, तो ऑब्वियसली ये पेपर इजी तो कहीं से भी नहीं है, एवरेज तो कहीं से भी नहीं है, ये मोर और लेस हार्ड की तरफ ही जाता है। तो मेरे हिसाब से पेपर हार्ड ही था, ठीक है। अगर आपने इस पेपर में बच्चों 80 मार्क्स के अराउंड अटेम्प्ट कर दिया है, 75, 80, 85 के आसपास अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया है, तो आई एम टेलिंग यू, विश्वास करना मेरी बात का, आपने अच्छा अटेम्प्ट करा है, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। क्योंकि मेजरली जो मुझे फीडबैक मिले हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स भी थे, मेजरली बच्चों ने इतना ही अटेम्प्ट किया भाई साहब, ठीक है। सबकी हवाई टाइट थी। अगर आपको टफ लगा है तो बच्चों को भी टफ लगा होगा, आपको ट्रिकी लगा है तो बच्चों को भी ट्रिकी लगा होगा। और अगर आप फिर भी 75, 85, 80 के आसपास का अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया है, तो आपने गढ़ जीत लिया है। आप इजीली, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप 55 या 60 के आसपास या उससे ज्यादा स्कोर आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं कहूं कि सर हमारा तो बहुत बेकार पेपर हो गया, हमने सर अटेम्प्ट तो किया बट कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैलेंस शीटें मैच नहीं हुई, बहुत ज़्यादा डाउट है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, मार्क्स कितने मिलेंगे। रुको भाई रुको, इतना टेंशन मत लो, आईसीएआई स्टेप मार्किंग करता है, और अगर पेपर ऑब्वियसली एवरेज टू हार्ड की तरफ अगर आया है, तो आप विश्वास रखना कि आईसीएआई यहाँ पे मार्किंग आपको नॉर्मल करेगा। मैं नहीं कहूंगा इजी करेगा, यूं ही मार्क्स बांट देगा, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत टफ करेगा, नॉर्मल चेकिंग होगी। अगर आपने चीजें करी है, आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे, आपके साथ फेयर होगा। आईसीए कभी भी नाइंसाफी चेकिंग के अंदर नहीं करती है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। तो आप अब बिना देर करे, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, आपको अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। जैसा हुआ था, जो भी हुआ था, उसको छोड़ दो अब, ठीक है। नाउ प्लीज फोकस ऑन सीए फाउंडेशन लॉ। और मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं, सीए फाउंडेशन लॉ में आपकी पूरी जान डाल देना। जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी आपने समय दिया है, जो भी आपने मटेरियल से पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, जितने भी हैंड रिटन प्रैक्टिस आपने करी है, सबका पूरा बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। पूरा दम लगा के आप लॉ की मेहनत करके जाना, क्योंकि आईसीए का सर कोई भरोसा नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे कि सर अब लॉ का पेपर कैसे आएगा, ईजी आएगा, हार्ड आएगा, एवरेज आएगा, भाई गॉड नोज, मैं यहाँ पे भगवान नहीं हूँ, आईसीए को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है मुझे। पर ऐसा फिर भी लगता है, अगर आप पूछोगे तो, कि आईसीआई पेपर इजी कहीं से भी नहीं देने वाली, आईसीआई बहुत हार्ड भी नहीं देने वाली, आईसीआई एवरेज टू हार्ड का पैटर्न ही फॉलो करने वाली है। और आईसीआई उन पॉइंट्स को भी लॉ में पूछ सकती है जो बच्चे जनरली स्किप कर जाते हैं, ठीक है।
तो मेरी भगवान से पूरी प्रार्थना रहेगी कि आपका लॉ का पेपर बड़ा ही सीधा आए, आपको आता हुआ आए और आपका सबका पेपर बहुत ही शानदार हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, 100 लाइक का टारगेट है, और मेरे वीडियो को शेयर करें। और लॉ के लिए भी आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं। लॉ का भी अभी रिवीजन वीडियो स्वाति मैम लाने वाली है, और उसके बाद लॉ का भी ऑनेस्ट रिव्यू स्वाति मैम पेपर के जस्ट बाद देंगी। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप आप सभी सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाएंगे इस बार। बाय बाय।